दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज है दोस्तों 21 दिसंबर जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिन्हें भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से खास प्रश्न आज के लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर 4000 से अधिक वीडियोज अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की या किसी भी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी वो भी निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी 91 ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा एक टेलीस्कोप, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप तो नहीं कहेंगे, दुनिया का जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था वो अभी हाल फिलहाल में टूट करके गिर चुका है, ठीक है। गिरा कैसे? तो दोस्तों बताऊं कि अगर सबसे बड़े टेलीस्कोप के बारे में कभी आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा यह टेलीस्कोप आपके चीन में स्थित है। चीन में एक जगह है गुइझू प्रांत, ठीक है। वहाँ पर ये हिस्सा चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में पड़ता है जहाँ पर यह सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्थित था, ठीक है। ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 की बात करें तो वो था आपका प्यूर्टो रिको में, ठीक है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप माना जाता था। यह टेलीस्कोप 900 टन के रिसीवर प्लेटफॉर्म के गिरने के बाद से क्या हो गया, नष्ट हो गया है और इसका पूरा एंटीना टूट गया है जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। एक चीज़ और बता दूं, इस टेलीस्कोप का काम क्या होता था, तो कभी समुद्र में चक्रवात आ गया, मौसम ख़राब है या फिर सेटेलाइट के माध्यम से कुछ जानकारियाँ चाहिए तो ये उसमें हमारी मदद करता था, लेकिन अभी ये टूट कर नष्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है, तो आप बताएंगे चीन का है। और जो दूसरा वाला टेलीस्कोप भी टूट के गिरा इसका स्थान कहाँ पर है, तो प्यूर्टो रिको। ये दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न चर्चा में दे रहा है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स आया है, ठीक है, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, अच्छा, ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स कभी कभी आपको शॉर्टकट में दे सकता है HFI के नाम से, ठीक है। वही होता है, शॉर्टकट होता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें इस बार जो भारत को स्थान मिला वो मिला 111वां स्थान। चलो आपके लिए याद करना आसान हो गया, 111 नंबर आसान होता है तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां है, ठीक है, 111। पिछले साल कितना था दोस्तों, तो पिछले साल इसका पोजीशन काफ़ी अच्छा था, 94 था इंडिया की रैंक पिछले साल यानी 2019 में। ये वाला आंकड़ा 2020 के लिए आया है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन अच्छी नहीं हुई, हमारी कंडीशन पहले से और भी ज़्यादा खराब हो गई है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, देखिए किसी भी इंडेक्स का जब क्वेश्चन बनता है ना तो वहाँ पे 3 पॉइंट से याद किया जाता है। पहला पॉइंट होता है कि भारत का कौन सा स्थान है, हमने बता दिया 111 है, 111 है। पिछले वर्ष में भारत का स्थान कौन सा था, यानी 2019 में 94वां स्थान था, ये भी आपको बता दिया गया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि इस पूरे लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर याद रखेगा न्यूजीलैंड है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे हांगकांग है, ठीक है। न्यूजीलैंड आप याद रखो, ये भी आपके लिए काफ़ी है। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। सबसे अंतिम पायदान पर कौन है, सबसे अंतिम पायदान पर तो वही देश होगा जहां इंसान की कदर नहीं होती है, तभी तो बात कर रहे हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ह्यूमन माने मानव, यानी मनुष्य की स्वतंत्रता से संबंधित ये इंडेक्स है। तो भाई ये इंडेक्स बनता कैसे होगा, इसमें दुनिया भर में बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। इस बार जो 2020 का आंकड़ा देखें तो 162 देशों को लिस्टिंग किया गया था जिसमें भारत को 111वां स्थान दिया गया है। तो किस देश में किसी व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, वहाँ की चाहे नागरिकता की बात कर लें, चाहे आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर लें, चाहे सामाजिक स्वतंत्रता की बात करें, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर लें, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे बेकार स्थान किसका रहा, जहाँ इंसान की इज्जत नहीं होती है, और वो स्थान कौन सा है, तो आप अक्सर सुनते होंगे, चर्चा में बना रहता है हमेशा, लड़ाई वहाँ पे होती रहती है। जगह का नाम है सीरिया, ठीक है। ISIS के पूरे कब्जे में इलाका है सीरिया, ठीक है। तो सीरिया को इस सूची में अंतिम स्थान पर रखा गया, यानी 162वें स्थान पर रखा गया। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, इस रैंक इंडेक्स में दोस्तों 17वें नंबर पे एक साथ दो बड़े देशों को रखा गया है। जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे आप, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA और UK, ये दोनों देशों को 17वें स्थान पर एक साथ रखा गया है।
किसी का स्थान आगे पीछे नहीं है, बस दोनों का सेम सेम है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो क्या बताएंगे 111वां स्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो चर्चा में रहा कि भारत और एडीबी, एडीबी मीन्स क्या हो जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कह रहा भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच में त्रिपुरा, त्रिपुरा कहाँ पड़ता है, ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है। कह रहा त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के लिए 4.21 मिलियन डॉलर, कितना, 4.21 मिलियन डॉलर के PRF, थोड़ा सा आपको बोलने में अटपटा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके टंग पे हमेशा RPF वर्ड होता है, ठीक है। तो RPF नहीं बोलना है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। PRF मैंने क्या होता है, इसको बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म इसका होता है प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। क्या होते हैं, प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। अब आपको लग रहा होगा इसका नाम, प्रोजेक्ट माने तो प्रोजेक्ट होता है, रेडीनेस माने कोई नई सुविधा का विकास करना या कोई नई चीज़ को स्टार्ट करना, रेडी कर देना, रेडीनेस। फाइनेंसिंग, उसके लिए क्या कर रहा है, फिनांस दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया PRF। तो उसके तहत दोस्तों समझौता किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों कि एडीबी ने हमारे देश में बहुत सारी परियोजनाओं में समझौता किया है, लेकिन पूर्वोत्तर में इस तरह की समझौता एडीबी के द्वारा यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा पहली बार की जा रही है। तो अक्सर क्या होता है ना, जब आपकी परीक्षा में कोई चीज़ पहली बार होती तो उसके आने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती। तो इसको आप याद रखेंगे कि एडीबी जो है ये त्रिपुरा राज्य के लिए समझौता किया है, वहाँ पर शहरी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, पर्यटन क्षेत्र में विकास करने के लिए, या और भी वहाँ जो जनरल चीज़ें हैं, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए ये 4.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है समझौता हुआ है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के साथ। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत और एडीबी ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के PRF समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4.21 मिलियन डॉलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों कि जो हमारी रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, इसने 28,000 करोड़ रुपए की लागत से हथियार और सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दिया, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हथियारों की बात कर दें तो वो या तो इजराइल देश से खरीदे जाते हैं, या तो रूस से आते हैं, या तो अमेरिका से आते हैं, मतलब मोस्टली जो ज़्यादा आता है उसकी बात करें, ठीक है। यहाँ पे कह रहा दोस्तों 28,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दिया गया ताकि हम और भी सैन्य उपकरण खरीद सकें, ठीक है। और आपको ये भी चीज़ पता होगा कि धीरे धीरे भारत अपनी सैन्य क्षमता में विकास कर रहा है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं ना, उनकी नज़र ज़रा सही नहीं हमारे ऊपर, ठीक है। ऐसे में भारत को अपनी सिक्योरिटी को लेकर के जो है चीज़ें तो महसूस ही होती हैं कि हमें अपने आप को मजबूत रखना है एट एनी रेट, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं कि 28,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, हथियार मंगाए जाएंगे, और यही सारी चीज़ें होंगी। और इससे क्या होगा, जो हमारा मेक इन इंडिया है और जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, इन दोनों को बढ़ावा देने में भी हेल्प मिल पाएगा, ठीक है। इसको याद रखेगा। तो यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है, इसमें आपसे खाली रुपीज पूछ रहा है कि कितने रुपए के हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय ने दिया है, ठीक है। अच्छा, ये किसी पर्टिकुलर एक सेना के लिए नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि केवल थल सेना के लिए, वायु सेना के लिए, नौसेना के लिए, ये मतलब ओवरऑल बताया आपसे। तो 28,000 करोड़ रुपए आप याद रखेगा, ठीक है। एक चीज़ और चर्चा में रहा दोस्तों, कह रहा कि स्वच्छ खेलो भारत ने एंटी डोपिंग एजेंसी में 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान देने की घोषणा किया। देखिए, अगर भारत में यार अलग अलग बैंकों के द्वारा या फिर अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो भारत को भी अगर विश्व पटल पर रखा जाए, तो भारत को भी तो अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर भारत किसी चीज़ में योगदान नहीं देगा तो कैसे भारत की सामर्थ्य के बारे में लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, एक नाडा होता है, एक वाडा होता है, सुना है कि नहीं। नाडा माने क्या होता है, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। उसी तरह से वाडा होता है, वो होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो जो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये उस वाले फंड में 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान देने का निर्णय लिया है भारत ने, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे भारत के सामर्थ्य में वृद्धि होगी, भारत का जो है मान सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। और लिख रहा है कि इस धनराशि का इस्तेमाल आगे चलकर वाडा की स्वतंत्र जांच और खुफिया विभाग को मजबूत बनाने में
किया जाएगा। सऊदी अरब, चीन, मिस्र की सरकारों द्वारा किए गए योगदान में भारत का योगदान सबसे ज़्यादा है। मतलब आज तक चीन ने उतना फंड नहीं दिया, मिस्र देश ने नहीं दिया, या फिर सऊदी अरबिया वगैरह ने नहीं दिया जितना हम लोगों ने दिया। ठीक है। कर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कुल योगदान 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर कोष बनाने के लिए है, और इसी तरह से वो सबसे सहयोग राशि ले रही। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर हो जाएगा, आपका राइट आंसर बनेगा। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चर्चा में रहा कि फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड है। ठीक है। अभी तब क्या होता था कि महिलाओं की सुंदरता के लिए अवार्ड दिया जाता था, फिर धीरे धीरे मूव हो गया, अभी मेंस प्लेयर अवार्ड दिए जा रहे हैं कि कौन बेस्ट मेंस प्लेयर है। ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। अभी फीफा फीफा आपको गेम पता होगा, फीफा जो अगला होने वाला 2022 में, ये कतर में होने वाला है। ठीक है। तो कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड। ठीक है। ये फीफा जो फुटबॉल वाला गेम होता है, ठीक है, उसको कराती है। तो उसके द्वारा दोस्तों एक बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड निकाला गया, और ये अवार्ड जनरली हमेशा मेसी रोनाल्डो को दिया जाता था। ठीक है। मेसी रोनाल्डो बहुत बड़े प्लेयर हैं फुटबॉल के, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, मतलब आप जितना तारीफ कर लो कम है। हर बार के अवार्ड को ही लेके जाते थे, लेकिन इस बार उनको पीछे करके रॉबर्ट लेवांडोव्स्की आगे आ चुके हैं। ठीक है। और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है दोस्तों, इन्होंने म्यूनिक को चैंपियनशिप दिलाया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जर्मन लीग, जर्मन कप, और इस बार का जो यूईएफए कप था, ठीक है, ये सब कप जितवाया। ठीक है। म्यूनिक को सब कप दिखवाया। तो इसको याद रखेगा लेवांडोव्स्की, क्योंकि इन्होंने किसी बड़े को मात दे करके आगे बढ़ा है, इसलिए प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेवांडोव्स्की नाम याद रखेगा। लिख रहा है कि पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है? तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कि प्रसार भारती, ठीक है, प्रसार भारती के जो सीईओ हैं, जिनका नाम है शशि शेखर वेम्पति, इनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया। देखिए, अब भारत के लोग भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जो बड़े लेवल पे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समितियां हैं, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि बड़े बड़े पदों पर आ रहे हैं। और इसके पीछे एक चीज़ आप जानिए कि जितना भारत के लोग आगे बढ़ेंगे, उतना विश्व स्तर पर हमारी पहचान बढ़ेगी। ठीक है। और उतना ज़्यादा देश हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो सूचना और प्रसारण मंत्री, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, उन्होंने भी इनको बधाई दिया है, और उन सभी देशों को भी बधाई दिया जिन्होंने भारत के पक्ष में अपनी वोटिंग दिया है। वो अध्यक्ष ना सही, उपाध्यक्ष ही सही, लेकिन कम से कम इस पद तक लोग पहुंच रहे हैं। तो प्रसार भारती के इन सीईओ जो हैं, जिनका नाम है शशि शेखर वेम्पति, इनका नाम आप याद रखेगा, इनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। और ये जो ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है, एक एजेंसी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसियों में से एक है। ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो क्या बताएंगे? शशि शेखर वेम्पति को चुना गया, जो अभी प्रसार भारती के क्या हैं? सीईओ हैं। ठीक है। करा हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, ये कब मनाया गया? अच्छा, आप पढ़ते हो दोस्तों, दिसंबर में एक और दिवस इसी तरह आता है, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसी तरह से आप एक और प्रश्न याद रखिए, मानव एकता दिवस, जैसे मानव का अधिकार 10 को, मानव का एकता 20 को। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इससे होगा क्या? तो ये जितने भी दिवस हैं, ये लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ये मानव एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? अरे मेरे भाई, लोगों के बीच में शांति हो, भाईचारा हो, सौहार्द हो, एकता हो, ठीक है, इसी सब का विकास करने के लिए, इसी के लिए इस तरह की चीज़ें मनाई जाती। भाई कौन मनवाता है? तो याद रखिए, यूएन करता है। यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, ये इस तरह के कार्य करता है। तो ये 2005 से करता आ रहा है। ठीक है। और हर वर्ष 20 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में पूछ दिया। इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अगर अगर अंतर्राष्ट्रीय ना पूछ के यार आपसे राष्ट्रीय एकता दिवस पूछ दिया, तब क्या करेंगे? हाँ, तब क्या करेंगे बताइए? राष्ट्रीय एकता दिवस तो याद रखेगा, हमारे देश में एकता और अखंडता के लिए कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिवस कौन सा है? 31 अक्टूबर।
तो दिन याद रखिएगा, ठीक है। या 31 अक्टूबर, इसके ऊपर भी आप चर्चा करिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न चर्चा में है कि पेटा इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी का ट्रॉफी दिया है या इस सम्मान से सम्मानित किया है। आप कहोगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं। हाँ यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं, मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक लाइन आपसे पूछता हूँ मैं। पेटा पेटा इंडिया कितने लोगों को अवार्ड दे रहा है, सही है, मायने नहीं रखता, लेकिन पता है पेटा इंडिया ने अवार्ड मोदी जी को भी दिया था, और जब मोदी जी को दिया था ना तो खूब चर्चा में आया था। ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को भी दिया गया है, ये अवार्ड अनुष्का शर्मा को भी दिया गया है। आपने सुनील छेत्री का नाम सुना होगा, प्लेयर हैं। कंगना रनौत का नाम सुना होगा, कार्तिक आर्यन का नाम सुना होगा, ये मानुषी छिल्लर का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया ना तो ये चर्चा में आया, तो इस बार इनको दिया गया तो ये भी चर्चा में आया। और सोनू सूद का नाम तो आप भूलिए मत, क्यों? क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में सोनू सूद सोशल मीडिया पे बहुत छाए हुए थे। क्यों छाए हुए थे? क्योंकि इन्होंने जो अपना पहचान बनाया इस बार, वो ये बनाया कि लगातार एक मसीहा के रूप में लोगों के हेल्प कर रहे थे। ऐसे समय में कोरोना काल में जब लोग पैदल अपने घरों की यात्रा कर रहे थे तो सोनू सूद ने अपने खर्चे से तमाम बसें लगाई और लोगों को उनके घर तक पहुंचवाया। तो कहीं ना कहीं जब देश हमारा इस तरह की विषम परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब ये व्यक्ति सामने आया था। तो अब तो पेटा अवार्ड ने इनको बहुत सारे अवार्ड मिलेगा और सब कुछ आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पूछ दिया आपसे प्रश्न कि पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी अवार्ड दिया, तो क्या बताएंगे? सोनू सूद को दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन आज का है। हाल ही में चर्चा में रहा मुफ्त फसल बीमा योजना, ये किस राज्य में या किस मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी तो हैदराबाद है, बट आगे तीन तीन राजधानियां बन रही हैं, एक में नहीं काम चल रहा है उनका, तीन तीन बन रही हैं, ठीक है। कुन्नूर राजधानी बन रही है, विशाखापट्टनम राजधानी बन रही है, और आपका अमरावती जो बन रही है सो बनी रही है, ठीक है। तो अभी तो हैदराबाद है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, निःशुल्क फसल बीमा योजना। हालांकि इस तरह की फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी आपने पढ़ा होगा कि रबी, खरीफ और जायद की फसलों पर अलग अलग जो है तरह की बीमाएं होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी तरह से निःशुल्क बीमा योजना है, जिसके तहत लगभग 9.5 लाख किसानों को, यहाँ पे 9.48 है, बट आप याद रखें लगभग 9.5 लाख किसानों को फसल बीमा के रूप में 1252 करोड़ रुपए जमा कराए गए, तो उनको मिल पाएगा, ठीक है। और ख़ास करके जो गरीब वर्ग के होंगे उनको तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछ रहा है कि निम्न से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत किया है, तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप परेशान मत हुआ करें, मैं कितने बार कहा हूँ कि संडे को डेली करंट अफेयर की क्लासेस बंद रहती हैं। हालांकि वीकली करंट अफेयर की क्लासेस देना चाहिए मुझे, बट मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे लगा अभी ये काम हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा सही है, ठीक है। बाकी सप्ताह के 6 दिन आपको ये करंट अफेयर दिया जाता है वीडियो, तो सुबह के 5 बजे आपको वीडियोज़ मिल जाता होगा, ठीक है। और आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लगे रहिए। आज भी सुबह 8 बजे आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोज आने वाले हैं, जिसके लिए आप उतावले होंगे। बहुत बेहतरीन वीडियो आज का होने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। बाकी अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दी जा रही है, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। चाहे आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया से जुड़े हों, आप वहाँ पे हमारे वीडियोज़ को या हमारे टेस्ट को या फिर जो भी चीज़ें हमारी हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।